नमस्कार, आप सभी का मेरे एनएम टॉक्स चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम 11वीं कक्षा पाठ 8 तसद पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं बिना कोई समय लिए हुए। आपको पता है कि हम जब भी पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले लेखक परिचय देखते हैं और उसके बाद में उसकी प्रमुख कृतियाँ, फिर विधा परिचय देखकर ही पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आइए लेखक परिचय पहले देख लेते हैं। जनेंद्र कुमार जी का जन्म 2 जनवरी 1905 को अलीगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां पर हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने ऋषभ वल्लभाचार्य, जो कि हस्तिनापुर में है, वहां से इन्होंने पढ़ा था। उच्च शिक्षा के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने प्रवेश लिया था, लेकिन 1920 में असहयोग आंदोलन के कारण वहां पर सहभागी हो गए, इसीलिए शिक्षा इन्होंने बीच में ही छोड़ दी थी। आपने हिंदी उपन्यास के इतिहास में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। आपकी कहानियां किसी न किसी ऐसे मूल विचार तत्व को जगाती है जो जीवन की समस्याओं को अतल स्पर्शी, अतल यानी गहरा, अतल स्पर्शी यानी छू लेना, यानी मन की गहराइयों को छू लेती है। और अगर इंसान सोया रहता है तो वो जाग जाता है। आप पद्म विभूषण से भी सम्मानित हैं। जनेंद्र जी की मृत्यु 1988 में हुई। अब इनकी प्रमुख कृतियां हम देखते हैं। प्रमुख कृतियां हैं त्यागपत्र, कल्याणी एक उपन्यास है, पाजे, वतायन, नीलम देश की राजकन्या कहानी संग्रह है, पाप और प्रकाश नाटक है, मेरे भटकाव ये और वे, ये 2 संस्मरण विधा है इनकी, साहित्य और संस्कृति आलोचना आदि, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अगला हम देख लेते हैं विधा परिचय। कहानी गद्य साहित्य में रोचक और एक अयंतम विधा मानी जाती है। मानवीय संवेदना की अभिव्यक्ति तथा जीवन के यथार्थ यानी सच्चाई, जीवन की सच्चाई का प्रस्तुतिकरण कहानी में होता है। मनोरंजन के साथ साथ किसी न किसी घटना का चित्रण करना ही कहानी विधा की विशेषता है। जीवन की विभिन्न समस्याओं और उनके समाधानों को कहानी में उजागर किया जाता है। समाज में व्याप्त कुरीतियां, रूढ़ियां, आडंबर, ये सभी को समाप्त करने में कहानी का एक श्रेष्ठ, समझ लीजिए कि कहानी के माध्यम से ही समाज की स्थापना करना ही इसका उद्देश्य रहा है। पाठ परिचय देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में प्रतीकात्मक कहानी है। सृष्टि निर्माता के प्रतीक वन में मौजूद जीव जंतु तथा वनस्पति भी विशिष्ट प्रवृत्तियों के द्योतक है। बुद्धि, शक्ति, ज्ञान के अहंकार में चूर मनुष्य अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है। वह समझता है कि मेरे जैसा कोई भी ज्ञानी नहीं है। इन्हीं सभी का जायजा लेते हुए इस प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि प्रकृति द्वारा निर्मित पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, इंसान अपनी अपनी जगह सब महत्वपूर्ण है, सभी का अस्तित्व है, इस सृष्टि के लिए अर्थपूर्ण है, पर अंत में सभी को वह सर्वशक्तिमान के अस्तित्व को स्वीकार करना ही पड़ता है और यही सृष्टि, यही संसार का अंतिम सत्य है। अगला स्लाइड देखते हैं। आइए पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा, पाठ पढ़ना प्रारंभ करती हूँ। एक गहन वन में 2 शिकारी पहुंचे। गहन यानी बहुत घना जंगल। फिर पुराने शिकारी थे। शिकार की टोह यानी खोज, शिकार की खोज में यानी टोह में दूर दूर घूम रहे थे, लेकिन ऐसा घना जंगल उन्होंने कहीं नहीं मिला था। देखते जी में दहशत होती थी, डर जाते थे उस घने जंगल को देखकर। वहां एक बड़े पेड़ की छांव में उन दोनों ने वास किया, विश्राम किए, बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। एक ने कहा, ओह कैसा भयानक जंगल है। दूसरे ने कहा, ओह कितना घना। कुछ देर बाद विश्राम करके वे शिकारी आगे बढ़ गए। उनके चले जाने पर पास के शीशम के पेड़ ने बड़ से कहा, बड़ यानी जो बड़े लोग होते हैं तो उन्हें बड़ा नाम बोलते, तो यहाँ पर पेड़ जो है वो काफ़ी पुराना हो चुका था, तो लोग उसे बड़े दादा के नाम से बोलते थे। तो आइए देखिए, स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। बड़े दादा, अभी तुम्हारी छांव में ये कौन थे? वे गए। बड़े दादा ने कहा, हाँ गए। तुम उन्हें नहीं जानते हो? शीशम ने कहा, नहीं,
वे बड़े अजब मालूम होते हैं। बड़दादा ने कहा, जब छोटा था तब उन्हें देखा था। उन्हें आदमी कहते हैं। इनमें पत्ते नहीं होते, वे तना ही तना होता है। देखा वे कैसे चलते हैं, अपने तने की 2 शाखाओं पर ही चले जाते हैं। शीशम ने फिर क्या कहा, देखिए ये लोग इतने ओछे होते हैं, ऊंचे नहीं उठते। ओछे यानी इतनी छोटी सोच होती है, ये आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। क्यों दादा? दादा ने कहा, हमारी तुम्हारी तरह इनमें जड़ें नहीं होती है। बड़े तो काहे पर, इससे वे इधर उधर चले रहते हैं। ऊपर की ओर बढ़ना उन्हें आता ही नहीं। बिना जड़ जाने वे कैसे जीते हैं इस तरह। इतने में बबूल, जिनमें हवा साफ छन कर जाती है, रुकती ही नहीं, जिनके तन पर कांटे थे, बोला, दादा, ओ दादा, तुमने बहुत दिन देखे हैं, यह बताओ कि किसी वन को भी देखा है? ये आदमी किसी भयानक वन की बातें कर रहे थे। तुमने उस भयानक वन को देखा है? शीशम ने कहा, दादा, हाँ, सुना तो मैंने भी था। वह वन क्या होता है? पर दादा ने कहा, सच पूछो तो भाई, इतनी उम्र हुई है, यह भयावने वन को तो मैंने नहीं देखा। सभी जानवर मैंने देखे हैं, शेर, चीता, भालू, हाथी, भेड़िया, पर वन नामक जानवर? देखिए, ये हमने अभी जो आपने परिच्छेद पढ़ा, इन परिच्छेद में ये बताया जा रहा है कि 2 आदमी जो हैं वो शिकारी थे, उस घने वन में आए हुए थे और वो कह रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि इतना घना जो वन है, हमने कभी भी इतना भयानक वन नहीं देखा। और वहाँ एक बूढ़ा पेड़ था, लोग जिसे बड़दादा के नाम से बोलते थे, वो कहने लगे कि ये आदमी कहाँ से चले आए। और इसके बाद में जो शीशम का पेड़ है वो बड़दादा से काफी प्रश्न करता है, वो पूछता है, और उसमें बबूल भी आता है जिसमें से हवाएं रुकती नहीं है। वो भी ये प्रश्न पूछने लगता है कि ये आदमी कैसे हैं, कहाँ से आए, जिनके 2 पैर हैं, क्या ये हमारी तरह बढ़ते नहीं हैं? जिसमें बड़दादा ने कहा कि आदमी, हाँ, आदमी नाम सुना है, पहले देखा था, लेकिन अभी पता नहीं, इनमें तो तना होते नहीं हैं जिससे वो बढ़ जाए। तो इस प्रकार से वो आपस में बातें करते हैं। अगला हम देख लेते। तो मैंने अभी तक नहीं देखा। एक ने कहा, मालूम होता है वह शेर चीतों से भी डरावना होता है। बट दादा ने क्या जवाब दिया, डरावना? जाने तुम किसे कहते हो? हमारी तो सबसे प्रीति है। प्रीति यानी प्रेम है। तुम्हें डरावना लगता है, लेकिन हमारा तो सबसे प्रेम है। बबूल ने कहा, दादा, प्रीति की बात नहीं। बबूल ने कहा, दादा देखो, प्रेम की बात नहीं है। मैं तो अपने पास कांटे रखता हूँ, पर वे आदमी वन को भयावना बताते हैं। जरूर वह चीतों से बढ़कर होगा। बबूल ने कहा कि देखो बड़दादा, ऐसा नहीं है, प्रेम की बात तो मत करो, मेरे पास तो कांटे ही कांटे हैं। लेकिन वो आदमी जो आए थे वो किसी भयानक वन की बातें कर रहे थे। दादा, सो तो होता ही होगा। आदमी एक टूटी सी टहनी से आग की लपट छोड़कर शेर चीतों को मार देता है। यानी आदमी इतना क्रूर होता है, इतना निष्ठुर होता है कि अपने स्वार्थ के लिए वो शेर चीतों को भी मार देता है। उन्हें ऐसे मरते अपने सामने हमने देखा है, पर वन की लाश हमने नहीं देखी है। वह जरूर कोई बड़ा खौफनाक होगा। पर दादा ने कहा कि देखो, हमने यहाँ पर शेर चीतों को मरते भी देखा है, लेकिन ये जिस वन की बातें कर रहे थे वो वन तो मुझे नहीं पता कि वो किस वन की बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। शायद वन नाम जो होगा, जिस शब्द का ये प्रयोग कर रहे थे, शायद वो काफी खतरनाक होगा। इसी तरह उनमें बातें होने लगी। वन को उनमें से कोई नहीं जानता था। आसपास के पेड़, साल, सेमर, सीरस उस बातचीत में हिस्सा लेने लगे। लेकिन अब क्या हो रहा था, बाकी जो पेड़ थे वो भी आकर वो जो बातचीत चल रही थी उसमें उन्होंने भी हिस्सा लेना प्रारंभ कर दिया। वन को कोई मानना नहीं चाहता है।
कहा कि वन है ये कोई नहीं मानना चाहता है, इसे कोई स्वीकार नहीं करना चाहता है, किसी को उसका कुछ पता नहीं है, किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन डर सबको था। इतने में पास में जो बांस खड़ा था वो जरा हवा की खड़खड़ करने लगता था। आपको पता है कि आपने गांव में भी देखा होगा कि बांस जो है वो बहुत ऊंचाई से बढ़ता है, और ये माना भी गया है कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई से कौन सा वृक्ष बढ़ता है तो बांस को माना जाता है। तो कहते हैं बांस को अगर थोड़ी सी हल्की सी हवा भी आती है तो उसमें से आवाज़ आने लगती है, खड़खड़ाहट की आवाज़ आने लगती है। कहते हैं उसने भी अपनी जगह से ही सीटी में आवाज़ देकर कहा, क्योंकि आपको पता है कि बांस से हम बांसुरी भी बना सकते हैं। आप खाट गांव में आपने देखा होगा जो खटिया का निर्माण किया जाता है, उससे भी और तरह तरह की काफ़ी वस्तुएं आप बना सकते हैं, घर भी आप बना सकते हैं। तो कहते हैं कि सीटी सी आवाज़, जो हल्की सी आवाज़ देता है, वो कहता है मुझे बताओ क्या बात है, मैं पोला हूँ, मैं बहुत जानता हूँ। कहते हैं कि क्या बात है बताओ, मैं तो जानता हूँ, क्या हुआ। बट दादा ने गंभीर वाणी से कहा, तुम तीखा बोलते हो, बात यह है कि बताओ तुमने वन देखा है, हम लोग सब उसको जानना चाहते हैं। बट दादा ने कहा कि तुम वन जानते हो, क्या है ये वन, हम सभी जानना चाहते हैं कि वन क्या है। बांस ने रीति से कहा, यानी थोड़ी सी खींचाव के साथ में कहा, मालूम होता है हवा मेरे भीतर से रिक्त में वन 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 ही कहती हुई घूमती रहती है पर ठहरती नहीं। बांस ने कहा कि जो हवा है जब वो मुझसे भेद कर जाती है तो वो मुझे ऐसा लगता है कि केवल वन वन इन शब्दों का ही प्रयोग करती है। बट ने कहा, वंश बाबू तुम घने नहीं हो, सीधे ही सीधे हो, कुछ भरे होते तो झुकना जानते। बट दादा ने कहा, अरे वंश बाबू तुम तो सीधे ही सीधे बढ़ते हुए चले जाते हो, अगर थोड़ा झुके होते तो तुम्हें पता चलता ना कि ये वन क्या है, तुम्हें तो लगता है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। बट दादा ने उधर से आंख हटाकर फिर और लोगों से कहा कि हम सबको घास के इस विषय में पूछना चाहिए। बट दादा ने कहा कि घास से हम चलो सब पूछते हैं, क्योंकि घास को शायद इसके बारे में पूरी जानकारी होगी। उनकी पहुंच सब कहीं है, वह कितनी व्याप्त है, यानी वो काफ़ी जगह पर फैली हुई है घास, और ऐसी बिछी रहती है किसी को उससे शिकायत नहीं होती है। पर दादा ने कहा कि देखो उससे किसी की शिकायत नहीं होती है, वो बहुत मतलब बहुत विस्तार रूप से फैली हुई रहती है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। तब सबने घास से पूछा, तू वन को जानती है? घास ने कहा, नहीं तो दादा, मैं उन्हें नहीं जानती हूँ, लोगों की जड़ों को ही मैं जानती हूँ। घास ने कहा कि दादा मैं नहीं जानती हूँ, मैं तो लोगों की जड़ों से ही जानती हूँ, बस उसके आगे मुझे कुछ भी नहीं पता है। उनके फल मुझसे ऊंचे रहते हैं, पदतल के स्पर्श यानी पैरों के स्पर्श से, पदतल के स्पर्श में सबका परिचय मुझे मिलता है। जब मेरे सिर पर चोट ज्यादा पड़ती है समझती हूँ यह ताकत का प्रमाण है। देखो दादा, मुझे तो तब पता चलता है जब ये मानव, ये मनुष्य जो है, यानी मेरे घास पर अपने पदतल अपने पैरों को रखते हैं और मुझ पर ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ता है, मुझे चोट लगती है, तब मुझे पता चलता है कि भाई इसका कोई ताकत का प्रमाण है, कोई यानी ताकतवर चीज़ जो है वो मुझ पर चल रही है। बस मैं इतना ही जानती हूँ, आगे बट दादा मैं कुछ भी नहीं जानती। धीमे कदम से मालूम होता है कि यह कोई दुखियारा जा रहा है, यानी उनके कदमों के स्पर्श से समझ लेती हूँ कि वो खुश हैं कि दुखी हैं। अगर धीरे धीरे चलते हैं तो मुझे यह आभास हो जाता है कि ये दुखी है, और अगर वो गुस्से में चल रहे हैं तो समझ जाती हूँ कि ये अपने ताकत का प्रमाण दे रहे हैं। दुख से मेरी बहुत बनती है दादा, मैं उसी को चाहती हूँ, यहाँ से वहाँ तक बिछी रहती हूँ। सभी कुछ मेरे ऊपर से निकलता है, पर वन को मैंने अलग करके कभी नहीं पहचाना। घास ने भी कह दिया कि दादा, वन को तो मैं नहीं जानती हूँ, बस मैं इतना ही महसूस कर सकती हूँ। दादा ने कहा, तुम कुछ नहीं बतला सकती। घास ने कहा, मैं बेचारी क्या बतला सकती हूँ दादा। तब बड़ी कठिनाई हुई। बुद्धिमानी घास ने जवाब दिया, वागम्बी वंश बाबू भी कुछ न बता सके,
और बड़दादा स्वयं अत्यंत जिज्ञासु थे और जानने की उत्सुकता अब तो बढ़ती जा रही थी। किसी की समझ नहीं आया कि वन नामक के भयानक जंतु को कहाँ से जाना जाए। इतने में पशुराज सिंह वहां आ गए। सिंह यानी शेर आ गए। बट दादा ने पुकार कर कहा, ओ सिंह भाई, तुम बड़े पराक्रमी हो, जाने कहाँ कहाँ छापा मारते हो, एक बात तो बताओ भाई। शेर ने पानी पीकर गर्व से सिर ऊपर उठाकर देखा, दहाड़ कर कहा, कहो क्या कहते हो। बट दादा ने कहा, हमने सुना है कि कोई वन होता है जो यहाँ आसपास और बहुत भयानक है। हम तो वन समझते थे कि तुम सबको जीत चुके हो। उस वन से कभी तुम्हारा मुकाबला हुआ है? बताओ वह कैसा होता है। आइए अगले स्लाइड पे देखते हैं। शेर ने दहाड़ कर कहा, लाओ सामने वह वन जो अभी मैं उसे चीड़ फाड़ कर रख दूं। मेरे सामने भला कौन क्या हो सकता है। बट दादा ने कहा, तो वन से कभी तुम्हारा सामना ही नहीं हुआ। शेर ने कहा, सामना होता तो क्या वह जीता बच सकता था। मैं अभी दहाड़ देता हूँ, अगर वन हो तो सामने आए, उसे खुली चुनौती देता हूँ। यहाँ वह है या मैं हूँ। यह कहकर उस वीर शेर ने वह तुमुल घोर में यानी जोर से गर्जन किया और दिशाएं भी जो थी इस गर्जन से क्या हुई, कांपने लगी, डर गई। बड़दादा ने देह यानी शरीर, बड़दादा का भी शरीर जो है वो पत्ते से खड़खड़ करने लगा, वो भी डर गए। उनके शरीर के कोटर में वास करते हुए शावक ची 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 करने लगे, यानी जो छोटे छोटे बच्चे, शावक यानी छोटे छोटे जो बच्चे थे वो भी डर के मारे चींची करने लगे। चहुर ऐसा लग रहा था जैसे आतंक भर गया। वह गर्जना गूंज बनकर रह गई, यानी शेर ने जो दहाड़ मारी थी वो केवल दहाड़ जैसे ही बनकर बच्चों रह गई थी। हुकार का उत्तर कोई नहीं आया, यानी जो हुकार आवाज का उत्तर तो कोई नहीं आया, हामी का उत्तर तो कोई नहीं आया। सिंह ने उस समय गर्व से कहा, तुमने यह कैसे जाना कि कोई वन है, वह आस पास रहता। आप सब निर्भय रहिए, मत डरिए, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। वन कोई नहीं है, कहीं भी नहीं है। मैं हूं, तब किसी को खटका आपको नहीं रखना चाहिए। शेर ने कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, निश्चित रहिए, मैं हूं ना, मेरे रहते हुए कौन आएगा। तभी किसी को खटका और उन्होंने कहा कि आपको नहीं रखना चाहिए। बड़े दादा ने क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं। बड़े दादा ने कहा, आपकी बात सही है, मुझे यहाँ सदियों हो गई है। वन होता तो अवश्य दिखता, फिर आप हो तब कोई और क्या होगा। पर वे दो शाख पे चलने वाले जीव जो आदमी होते हैं ना, वो कहीं यहाँ मेरी छांव में बैठकर उस वन की बातें कर रहे थे। ऐसा मालूम होता था कि जैसे वे बड़े जड़ आदमी हो, हमसे ज्यादा वो जानते हैं। बट दादा ने कहा, मुझे ऐसा लगता है वो जो दो जीव यानी दो पैर पे चलने वाले जो आदमी प्राणी थे, वो मुझे ऐसा लग रहा था वो हमसे ज्यादा जानते हैं। सिंह ने कहा, आदमी को मैं खूब जानता हूँ, मैं उसे खाना पसंद करता हूँ और मांस उसका मुलायम होता है, लेकिन वह चालाक जीव है। उसको मुंह मार कर खा डालो तब तो बहुत अच्छा है, नहीं तो उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये बात तो सत्य है कि आदमी पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी पे भरोसा करोगे तो जाहिर सी बात है वो आपको जरूर धोखा देगा। और ये लक्षण जो है केवल आदमियों में ही पाई जाती है, क्योंकि जानवर काफ़ी वफादार होते हैं, ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं। उसकी बात में धोखा है। सिंह ने बराबर पहचाना कि आदमी के बातों में ही धोखा है। बट दादा तो चुप रहे, लेकिन औरों ने कहा कि सिंहराज, तुम्हारे भय से बहुत से जीव जंतु छिप कर रहते हैं, वो मुंह नहीं दिखाते हैं। वन भी शायद छिप कर रहता हो, तुम्हारा दबदबा कोई कम तो नहीं है।
तभी बड़दादा ने कहा कि देखो, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि तुमसे तो डरकर सारे जीव जंतु जो है, पक्षी भी हैं, वो सब छुपे रहते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारे दहाड़ से, तुम्हारे गरजने से या तुम्हारे रहने से वो शायद वन भी कहीं छुप छुप कर रहता होगा। अगला स्लाइड देख लेते हैं। शेर ने कहा, जो मैं कहता हूं वही सच है, उसमें शक करने की हिम्मत नहीं है। जब तक मैं हूं कोई डर न करो। कैसा सांप, क्या कोई मुझसे ज्यादा जानता है? शेर ने कहा, देखो, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे रहते हुए कोई नहीं आएगा। क्या सांप मुझसे ज्यादा जानता है क्या? बड़े दादा काफी समझदार थे। उन्होंने कहा कि बड़दादा ये सभी बातें सुनकर कुछ नहीं बोले। औरों ने भी कुछ नहीं कहा। बबूल के कांटे उस वक्त जरूर तनकर उठ गए थे, लेकिन फिर बबूल ने भी धीरज नहीं छोड़ा, संयम रखा अपने ऊपर और मुंह नहीं खोला। अंत में जम्हाई लेकर मंथर गति से सिंह वहां से चला गया। सिंह ने क्या किया, एक जम्हाई लिया और इसके बाद वहां से चुपचाप थोड़ा सा घूमे, मंथन यानी घूमना, और फिर वापस से वो चले गए। आगे देखिए फिर क्या होता है। भाग्य की बात है कि सांझ की छटपटा होते होते शाम, सांझ यानी शाम होते होते घास में से जाते हुए दिख गए चमकीले देह के नागराज यानी सांप। बबूल की निगाह तीखी थी। छठे से बोला, दादा, ओ बड़े दादा, वो जो जा रहे हैं ना सर्पराज यानी ज्ञानी जीव, मेरा तो मुंह उनके सामने कैसे खुल सकता है? आप पूछो जरा कि वन का कोई ठौर ठिकाना क्या उन्होंने देखा है, यानी जानते हैं भाई कि वन कहाँ पर है, क्योंकि इनके सामने तो मेरा मुंह खुलेगा नहीं, तो आप ही पूछ लो। बड़े दादा शाम से ही मौन थे, मौन यानी चुप। यह उनकी पुरानी आदत है। बोले, संध्या आ रही है, इस समय वाचलता नहीं करनी चाहिए, कोई हरकत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे शाम होती है पौधे जो है वो सो जाते हैं, सोने के स्थिर में हो जाते हैं, पत्तियां जो है पूरी तरह से सिकुड़ जाती है। तो वही बात बड़दादा ने कहा कि अब कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। बबूल जचके ठहरे। बबूल को तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था। बोले, बड़े दादा, सांप धरती से इतना चिपट कर रहते हैं कि सौभाग्य से हमारी आंखें भी उन पर पड़ती है। वण देखिए, वण यानी शरीर, काया, वण देखिए ना कैसा चमकता है। यह सर्प अतिशय श्याम है, श्याम यानी सांवला है। इससे उतने ही ज्ञानी होंगे। अवसर खोना नहीं चाहिए, इनसे कुछ रहस्य पा लेना चाहिए। बबूल ने कहा कि दादा, ये बड़े ज्ञानी हैं, ये चिपट चिपट कर जमीन से चलते हैं, और देखो इनका रंग भी सांवला है, ये बहुत ज्ञानी होंगे। सांवला रंग जो है कृष्ण जी से यहाँ पर तुलना कर रहे हैं, तो कह रहे हैं काफी ज्ञानी होंगे। तो आप एक काम करिए, इनसे पूछिए ना, ये तो अवश्य सब रहस्य जानते होंगे, सब इनको पता होगा। बड़े दादा ने तब गंभीर वाणी से सांप को रोक कर पूछा, हे नाग, हमें बताओ कि वन का वास कहाँ है? बट दादा ने तभी बबूल की बातें सुनी और उन्होंने कहा कि हे नाग, हे सर्पराज, मुझे बताइए कि ये वन का स्थान कहाँ है, कहाँ रहता है ये, और स्वयं क्या है? सांप ने साश्चर्य कहा, किसका वास? सांप जो थे वो काफी आश्चर्य हो गए। उन्होंने कहा, किसका स्थान, क्या पूछ रहे हो? वह कौन जंतु है? उसका वास पाताल तक कहीं नहीं है। सांप ने कहा कि कौन सा जीव जंतु है भाई जिसको मैं जानता नहीं हूँ? मैं पाताल में भी जाता हूँ, लेकिन वहां तो इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। बट दादा ने कहा, हम कोई उसके संबंध में कुछ नहीं जानते। बट दादा ने कहा कि देखो, हम भी उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तुमसे आशा रखते हैं कि जहां छिद्र, छिद्र यानी होल, ठीक है, जहां छिद्र हो वहां तुम्हारा प्रवेश है। टेढ़ा मेढ़ा तुम बाहर नहीं आते हो, इसीलिए तुमसे पूछा। बट दादा ने कहा कि देखो, तुम जो है टेढ़े मेढ़े चले जाते हो, तुम किसी भी होल में प्रवेश, छिद्र में प्रवेश कर जाते हो, इसीलिए मैंने तुमसे पूछा कि क्या तुम वन को जानते हो। अगला स्लाइड देख लेते हैं। तभी सांप ने कहा, मैं धरती के सारे गर्त जानता हूँ। गर्त यानी गड्ढा। कह रहे हैं कि मैं धरती के सारे गड्ढे को जानता हूँ। वहां ज्ञान की खान है,
तुमको अब क्या बताऊं, तुम नहीं समझोगे। तुम्हारा वन लेकिन कोई गहराई की सच्चाई नहीं जान पड़ती, वो कोई बनावटी सतह की चीज है। मेरा वैसे ही ऊपर उथली बातों से वास्ता नहीं है। सांप ने सीधा सीधा कह दिया, देखो बड़े दादा, मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं गड्ढे में नीचे बहुत गहराई में जाता हूँ, लेकिन ये वन जो आप मुझे नाम बता रहे हो, इसका तो भाई मैं कोई स्थान नहीं जानता हूँ, और ना ही इसका कोई नाम पता मुझे पता है। बट दादा ने कहना चाहा तो वन सांप ने कहा, वह फर्जी है। सीधा कह दिया कि बट दादा और उत्सुकता से जानना चाहते थे कि वन क्या है, लेकिन तभी उस समय सांप ने तुरंत उत्तर दे दिया, अरे वो फर्जी है। फिर इसके बाद देखिए, यह कहकर वह आगे बढ़ गए। मतलब यह कि जीव जंतु और पेड़ पौधे आपस में मिले और पूछताछ करने लगे। वन को कौन जानता है, वह कहाँ है, क्या है, उसमें सबको ही अपना अपना ज्ञान था। यानी सब अब जीव जंतु भी पास में आ गए, वो भी जानने लगे कि भाई आपस में बातें करने लगे, ये वन क्या है, वन क्या है, और सब अपना अपना ज्ञान अपने अपने तरीके से क्या कर रहे थे, दे रहे थे, जितना भी उनके पास में ज्ञान था। अज्ञानी वहां पर कोई अपने आप को समझ नहीं रहा था, पर वन जानकर कोई नहीं जानता था। यानी जिस वन में रह रहे हैं उनको ये लग रहा भाई ये वन में ही रह रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये वन क्या है। आगे देखिए, ऐसी चर्चा हुई कि विद्याओं पे भी विद्याएं उसमें ही प्रस्तुत हो गई। यानी ज्ञानी से ज्ञानी लोग भी अपनी वहां पर क्या कर रहे थे, राय देते जा रहे थे। अंत में पाया कि 2 टांगों वाला आदमी ईमानदार जीव नहीं है। तो उसने तभी वन की बात बनाकर कह दी, वह वन बन गया, सच में वह वन नहीं है। तभी लोगों ने एक अंतिम निर्णय निकाला कि वो जो 2 टांगों वाला आदमी है ना, वो कोई ईमानदार आदमी नहीं है। उसने लगता है कि अपने मुंह से एक वन निकाल दिया, एक शब्द निकाल दिया वन, लगता है वन जो है ऐसा कुछ है ही नहीं, ये शब्द कोई है ही नहीं, जिसको उसने ऐसे ही नाम देकर चला गया। उस निश्चय के समय बट दादा ने कहा, भाइयों उन आदमियों को फिर आने दो, इस बार साफ साफ उनसे पूछना है कि बताए ये वन क्या है, बताए तो बताए, नहीं तो खामखा ना झूठ बोलना छोड़ दे। बट दादा ने कहा, तुम चिंता मत करो, आदमियों को आने दो, इस बार मैं पूछूंगा कि ये वन क्या है। अगर तुम वन को नहीं जानते हो ना, तो झूठ बोलना ये छोड़ दो। लेकिन उनसे पूछने से पहले उस वन के दुश्मनी ठानना हमारे लिए ठीक नहीं है। बट दादा ने कहा, देखो पहले पूछ लूं, क्योंकि उनसे दुश्मनी लेना ये हमारे लिए ठीक नहीं है। यह भयावना सुनते ही जाने वह और क्या हो। लेकिन बड़दादा की वहां विशेष नहीं चले। मतलब ये जो वन नाम का पहले से ही खौफ डाल दिया था बाकी जीव जंतुओं ने, तो किसी ने सुना नहीं बड़दादा को, और सबके मन में एक डर बैठ गया था, और जंगल न होने का फैसला पास हो गया। एक रोज आफत के मारे फिर वे शिकारी क्या हुए, उसी जगह आए। उनका आना था कि जंगल जाग उठा, फिर से जंगल जाग उठा, क्योंकि बेचारे पहले से ही परेशान थे। और जैसे ही वो शिकारी आए जिनके मुंह से ये शब्द निकला था वन नाम का, तो वो वापस से जाग गए। बहुत से जीव जंतु साझी पेड़ की तरह तरह की बोली बोलकर अपना विरोध दर्शाने लगे। यानी जैसे ही वो आदमी आए, आवाज जंगलों में गूंजने लगी, जिस तरीके से भी हो सका, जीव जंतु पक्षी सब आवाज जोर जोर से गुर्रा रहे थे। बेचारों को अपनी जान का संकट मालूम होने लगा। उन्होंने अपनी बंदूकें संभाली। बच्चों, अभी तक हमने जो पढ़ा उस पर निहित स्वाध्याय हम देख लेते हैं। आप अपने समक्ष स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आकलन दिया है, आकृति पूर्ण कीजिए। यहाँ पर बट दादा के अनुसार आदमी ऐसे होते हैं, तो अभी हमने पढ़ा, तो आपको उसके उत्तर अच्छे से पता होंगे कि इनमें पत्ते नहीं होते हैं, क्योंकि हमने ये देखा था कि आदमियों में लेकर क्या क्या बातें हो रही थी। तो तना ही तना होता है, इनमें जड़ें नहीं होती हैं, अपने तने की 2 शाखाओं पर ही ये चले जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर है। फिर शब्दों का परिच्छेद में जो प्रयुक्त शब्द है उसे ढूंढकर लिखना है, तो आपके सामने है, मैंने पहले भी बता दिया था। जैसे खोज का मैंने टोह का उस समय मैंने आपको बताया था खोज। फिर पोला का मतलब होता है खोखला, भय का मतलब होता है दहशत, और घना का मतलब होता है गहन। अगला देखिए, आकलन जो है आपके समक्ष दिया है, मैं इसे पूरा पढ़ नहीं रही हूँ, तो आप देखकर अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। फिर अगला हम स्लाइड देख लेते हैं।
अगला स्वाध्याय देख लीजिए। वन के बारे में शेर ने कहा, तो आपके समक्ष उत्तर दिया गया है, आप इसे भी देखकर लिख लीजिएगा। शब्द संपदा समानार्थी शब्द आपको लिखना है, इसे भी देखकर लिख लीजिएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर स्वाध्याय जो है वो पूर्ण रूप से पढ़ाकर या पढ़कर नहीं कह रही हूँ, तो आप इसे देखकर नोटबुक में ध्यान से लिख लें। अगला देखिए, आकृति पूर्ण कीजिए। बबूल ने सांप के बारे में कहा, इसके भी उत्तर दिए हैं। फिर शब्द संपदा है, संज्ञा चुनकर आपको लिखना है। फिर किसने किससे कहा ये लिखना है। अगला स्लाइड हम देखते हैं। फिर शब्द संपदा से ही है, प्रत्यय लगाकर आपको शब्द लिखने हैं। आकृति पूर्ण कीजिए, वाक्य पूर्ण कीजिए। शब्द संपदा है, इसके बाद में उत्तर लिखिए। अगला स्लाइड देख लेते हैं। दो अभिव्यक्ति आपके समक्ष प्रस्तुत है कि वृक्ष संवर्धन की आवश्यकता विषय पर अपने विचार लिखिए। इसके उत्तर दिए गए हैं, आप इसे देखकर लिख लीजिए। पर्यावरण और हम इस विषय पर अपना विचार लिखिए, तो इसके भी उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत है, इसे भी देखकर लिख लीजिए। अगर आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ बेल आइकॉन नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। मैं डॉक्टर निशा मिश्रा आप सभी से अलविदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक जय भारत, जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।